प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करेंगे तुर्क आक्रमण की। मध्यकालीन भारत में तुर्क आक्रमण है, इसकी बात करेंगे। इससे पहले अपन ने जो बात कर ली वो कर ली अरबों के आक्रमण की, बात कर ली अरबी आक्रमण बात कर ली, और अब बात करेंगे अपन तुर्कों के आक्रमण की। तो देखिए, तुर्कों के आक्रमण के दो चरण हैं। दो चरण कौन कौन से हैं? एक तो आक्रमण होता है महमूद गजनवी के नेतृत्व में, और एक आक्रमण होता है मोहम्मद मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में। तो दो आक्रमण होते हैं, दोनों को अपन पढ़ेंगे। देखिए, मोहम्मद हबीब है, ये इसका एक कोटेशन है। कोटेशन तुर्क विजय को, तुर्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोटेशन है, तुर्क विजय को शहरी शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति का ग्रामीण क्रांति कहा। एक है लेनपुल लेनपुल है, ये क्या कहता है? अद्वितीय आंदोलन कहा। अद्वितीय अद्वितीय आंदोलन कहा। तुर्की आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा। अब अपन बात करेंगे महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी है, इसकी अपन बात करें तो महमूद गजनवी है। ये देखिए मित्रों, आप वंश कौन सा है इसका? यामिनी वंश है। किसका? महमूद गजनवी का यामिनी वंश है। उपाधि उपाधि यमीन यमीन उद्दौला, यमीन उल मिल्ला, और इस्लाम का नायक, इस्लाम का नायक, सुल्तान की उपाधि ली, और एक उपाधि धारण करी, बुत सिकन। ये कुछ इसकी उपाधियां हैं। नेक्स्ट देखिए, गजनी का रहने वाला था महमूद गजनवी। तो गजनी के अंदर जो गजनी वंश का जो संस्थापक था, ये कौन था? अल्पतगीन था। नेक्स्ट है अल्पतगीन है, इसका गुलाम, अल्पतगीन का गुलाम व दामाद जो था, ये था सुबुक्तगीन। ये अल्पतगीन का गुलाम व दामाद था। तो इसी ने 977 में यामिनी वंश है, इसकी नींव रखी थी भी। और यही जो सुबुक्तगीन था, ये महमूद गजनवी का क्या था? पिता था। नेक्स्ट देखेंगे, सुबुक्तगीन ने काबुल व जलालाबाद को जीता था इसने, और ये भारत पर प्रथम आक्रमण था। नेक्स्ट देखिए, काबुल व पंजाब पर हिंदू शाही राजवंश था,
हिंदूशाही राजवंश था। इनकी राजधानी थी उद्भांडपुर, राजधानी उद्भांडपुर, और इसी उद्भांडपुर को वेहंद भी कहा जाता था। वेहंद भी इसे कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए 27 वर्ष की आयु में गजनी का शासक है, ये कौन बनता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी है, 27 उम्र की आयु में शासक बन जाता है। भारत पर आक्रमण के इसके कुछ उद्देश्य थे, तो उद्देश्य क्या हैं? ये उद्देश्य देखें, धन प्राप्त करना, एक तो है धन प्राप्त करना और दूसरा है धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार। इसका जो दरबारी है उतबी, और उतबी ने इसके आक्रमणों को जिहाद कहा है। आक्रमणों को क्या कहा है? जिहाद कहा है। नेक्स्ट है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट है, ये है गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1001 से 1027 के मध्य। ये कौन कहता है? हेनरी इलियट कहता है। लेकिन इतिहासकार हैं ये इनके 12 आक्रमण ही मानते हैं। देखिए साहब, अपन बात करते हैं भारत के ऊपर तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण के संदर्भ में बात देखिए, इंपोर्टेंट बात बनती है तुर्कों के आक्रमण में। तुर्कों के आक्रमण की बात देखें भैया। देखिए तुर्कों का जो आक्रमण हुआ, इसके 2 चरण हैं, एक तो महमूद गजनवी के नेतृत्व में और दूसरा मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद हबीब है, ये क्या कहते हैं? मोहम्मद हबीब तुर्कों के आक्रमण के विषय में तुर्क विजय को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति कहा। किसने कहा? मोहम्मद हबीब ने कहा। लेनपुल है, ये तुर्क जो आक्रमण करते हैं भारत के ऊपर, इसको एक नाम देता है अद्वितीय आंदोलन। महमूद गजनवी है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। कौन से वंश का है? यामिनी वंश का है। इसकी कुछ उपाधियां हैं, यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लाह और इस्लाम का नायक। इसको समकालीन इतिहासकार कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन है? महमूद गजनवी है। और सोमनाथ के ऊपर इसने आक्रमण किया था 1025 में, और सोमनाथ के मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा था, इसलिए इसका नाम बुत शिकन या मूर्ति भंजक भी है। बुत शिकन या मूर्ति भंजक भी है। देखिए गजनवी था, ये गजनी का रहने वाला था। गजनी अफगानिस्तान का क्षेत्र है। संस्थापक गजनी के अंदर कौन था? गजनी राज्य का संस्थापक अल्पतगीन था। अल्पतगीन का गुलाम और दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन ने गजनी के अंदर 977 में कौन से वंश की स्थापना करी थी? यामिनी वंश की स्थापना करी थी। सुबुक्तगीन है, इसने काबुल व जलालाबाद पर विजय प्राप्त की, यानी भारत पर सर्वप्रथम तुर्की आक्रमण जो किया था, ये किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया था। काबुल व पंजाब पर हिंदू शाही राजवंश का अधिकार था, जिनकी राजधानी उद्भांडपुर थी, जिसे वेहंद भी कहा जाता है। 27 वर्ष की आयु में गजनी का शासक कौन बनता है? महमूद गजनवी बनता है। और इसके भारत पर आक्रमण के कुछ उद्देश्य थे, एक तो धन प्राप्त करना, दूसरा है धर्म का प्रचार करना। इसका दरबारी उतबी है। उतबी इसके भारत पर हुए आक्रमणों को क्या संज्ञा देता है? जिहाद की संज्ञा देता है। हेनरी इलियट इतिहासकार है, इसके अनुसार गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए, और ये आक्रमण 1001 से 1027 के मध्य थे। लेकिन इतिहासकार हैं ये तर्क संगत
जो आक्रमण मानते हैं ये 12 आक्रमण ही मानते हैं कि गजनबी ने कितने आक्रमण किए थे, 12 आक्रमण ही किए थे। अब इनके आक्रमणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए सामने इनके आक्रमणों के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या आक्रमण किए थे गजनबी ने और क्या इनके परिणाम हुए, ये सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण, गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध था। जयपाल के विरुद्ध 1001 में, जो पंजाब का शासक है जयपाल ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इसके बाद जयपाल के बाद में इसका बेटा आनंद पाल है, यह क्या बनता है, शासक बनता है, आनंद पाल। और इसने अपनी जो राजधानी है यह नंदन को बना ली, नंदन को अपनी राजधानी बनाई, राजधानी चेंज कर ली इसने, अपनी राजधानी है यह किसको बनाई, नंदन को। पहले उदबाड़पुर थी, अब नंदन को बनाई। दूसरा जो आक्रमण है, दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण है यह है 1004 में, 1004-5 में मुल्तान के शिया धर्म को मानने वाले करमाथियों के ऊपर हुआ, करमाथी जाति थी इसके ऊपर हुआ। और यहाँ का जो शासक था ये था अब्दुल फतेह दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद, ये यहाँ का क्या था साहब, शासक था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण हुआ ये हुआ 1025 के अंदर, और कहां पर था, सोमनाथ मंदिर पर था। भी कहां पर था, सोमनाथ मंदिर पर था। और सोमनाथ गुजरात में आपको पता है। तो यहाँ पर गुजरात में चालुक्य शासक कौन था, भीम प्रथम, ये चालुक्य शासक था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए अंतिम जो इसका आक्रमण होता है ये होता है 1027 में सिंध के जाटों के विरुद्ध। खोखर जाति थी, खोखर जाति थी, सिंध के जाटों के विरुद्ध होता है। और 1030 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसके दरबारी हैं वो देखिए, दरबारी है उत्बी है, इसने तारीखे यामिनी लिखा और इसके अंदर महमूद गजनवी के आक्रमणों की चर्चा है, गजनवी के आक्रमणों का क्या है, उल्लेख है। दूसरा है ख्वाजा अहमद, और ख्वाजा अहमद है ये गजनवी का वजीर था। नेक्स्ट है अबुल फजल बेहाकी, अबुल फजल बेहाकी ने तारीख ए सुबुक्त गिन लिखी। अबुल फजल बेहाकी को लेनपुल ने पूर्व का पेप्स कहा,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिरदौसी। फिरदौसी फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा और इसको फारसी का ओमर कहा जाता है। फारसी का होमर कहा जाता है। किसको? फिरदौसी को कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, महमूद गजनवी जो है इसका पहला आक्रमण है, यह होता है हिंदू शाही जयपाल के विरुद्ध 1001 में, जो काबुल और पंजाब का शासक था। जयपाल इससे हार जाता है और क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। जयपाल के बाद में इसका पुत्र है आनंदपाल, ये शासक बनता है और इसने अपनी राजधानी उदभांडपुर से कहां ले गया? ये नंदन ले गया। नेक्स्ट है दूसरा आक्रमण। इसका प्रमुख दूसरा आक्रमण 1004 से 1005 के मध्य मुल्तान के ऊपर होता है और मुल्तान में सिया धर्म के कर्माथियों के ऊपर होता है और इन कर्माथियों का जो राजा था ये था अब्दुल फतेह दाऊद। अब देखिए सर्वाधिक इसका महत्वपूर्ण आक्रमण है ये 1025 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर होता है और सोमनाथ मंदिर कहाँ था? गुजरात। और इस समय गुजरात का शासक कौन था? चालुक्य शासक भीम प्रथम। यहाँ पर यह इस मंदिर को लूटता है। संपूर्ण भारत पर आक्रमण करने के बाद में भी इसको इतना सोना नहीं प्राप्त हुआ था जितना धन कहां से प्राप्त हुआ? इस सोमनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ। इन सोमनाथ की मूर्तियों को, मंदिर की मूर्तियों को इसने तोड़ा, इसलिए इतिहास में इसको बुद्ध सकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण है यह चालुक्य शासक कुमारपाल के द्वारा करवाया गया और वर्तमान जो स्थिति आप इस मंदिर की देख रहे हो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। आगे देखिए अंतिम जो इसका आक्रमण हुआ, अंतिम आक्रमण ये हुआ 1027 में, जो सिंध के जाटों के विरुद्ध था। सिंध के अंदर कौन सी जाति थी? खोखर जाति थी। 1030 में इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इसके कुछ दरबारी हैं जो इंपॉर्टेंट बात बनती है वो देखिए। एक तो है उतबी, जिसने क्या लिखा? तारीख ए यामीनी, गजनवी के आक्रमणों का उल्लेख है। ख्वाजा अहमद, ये क्या था? इसका वजीर। अबुल फजल बेहाकी, इसने तारीख ए सुबुक्तगीन लिखा। लेनपुल ने इसको पूर्व का पेप्स कहा है। फिरदौसी, इनकी जो ये संज्ञा दी जाती है ये किसी कवि लेखक के नाम से दी जाती है। नेक्स्ट है फिरदौसी, इसने शाहनामा लिखा और इसे क्या कहा जाता है? फारसी का होमर कहा जाता है। फारसी का क्या कहा जाता है? होमर कहा जाता है। आगे देखिए महमूद गजनवी के बारे में बात चल रही है अपनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं महमूद गजनवी से। नेक्स्ट है अब देखिए अल बरूनी, महमूद गजनवी का दरबारी अल बरूनी। और अल बरूनी है इसकी पुस्तक जो है ये किताब उल हिंद है। किताब उल हिंद, किताबुल हिंद है। इसमें देखिए इस का जन्म है, अल बरूनी का जन्म ये है खीवा में हुआ था और खीवा है ख्वारिज्म। खीवा जो क्षेत्र है ये ख्वारिज्म। अच्छा, तात्कालीन इतिहास का, तात्कालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत है ये। इसमें भारतीय भूगोल, विज्ञान, गणित, इतिहास और खगोल व दर्शन का वर्णन है। इसकी भाषा है यह अरबी है। भाषा कौन सी है? अरबी है। इसका नेक्स्ट देखिए अल बरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था और ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है, प्रथम मुस्लिम है। नेक्स्ट है महमूद
महमूद गजनवी जो है इसको ख्वारिज्म महमूद गजनवी है, यह इसको ख्वारिज्म ख्वारिज्म अभियान से लाया था। इसको ख्वारिज्म का जब अभियान किया था तब लेकर आया था किसको? अल बरूनी को। अब देखिए इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद है। ये कब हुआ? 1888 में। और किसने किया? एडवर्ड सचाउ ने इसका क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया। और हिंदी में इसका अनुवाद है, ये किया रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में अनुवाद किया। इसमें किताबुल हिंद में भारतीय समाज के 4 वर्णों की व्यवस्था बताई गई है। नेक्स्ट है 8 अंत्यज जातियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है विक्रमशिला, नालंदा, कश्मीर, बनारस, उदयपुर, ये जो थे ये शिक्षा के महान केंद्र बताए हैं। शिक्षा के क्या बताए हैं? केंद्र बताए हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? रामनवमी व महाशिवरात्रि आदि त्योहारों का क्या किया है? वर्णन किया है। और सर्वाधिक लोकप्रिय जो धर्म था लोगों का, ये कौन सा था? वैष्णव धर्म था। ये बताता है, कौन बताता है साहब? अल बरूनी बताता है। नेक्स्ट देखिए अल बरूनी है और क्या क्या? अल बरूनी ने महमूद गजनवी, अल बरूनी बताता है कि गजनवी की सेना के अंदर कन्नड़ सैनिकों का क्या किया है? उल्लेख किया है। कन्नड़ सैनिकों का क्या किया है? उल्लेख किया है। आगे देखिए एक लेखक है ऊसरी। ये महान शिक्षक व राजकवि था। ऊसरी का मुंह 3 बार महमूद गजनवी ने मोतियों से भरा था। देखिए साहब, इसके दरबारियों की बात चल रही थी। अल बरूनी किताबुल हिंद का लेखक है। इसका जन्म है खीवा ख्वारिज्म में हुआ था। ये इसकी किताब है किताबुल हिंद। यह तात्कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देती है। भारतीय भूगोल, भारतीय विज्ञान, गणित, इतिहास, खगोल, दर्शन के बारे में वर्णन करती है। ये भाषा इसकी अरबी है। अल बरूनी पहला मुसलमान था जिसने किसका अध्ययन किया है? पुराणों का अध्ययन किया है। महमूद ने ख्वारिज्म अभियान से किसको लेकर आया था? अल बरूनी को लेकर आया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1888 में एडवर्ड सचाउ ने किया था और हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। इस पुस्तक में भारतीय चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है और 8 अंत्यज जातियों का उल्लेख भी करता है। कौन? अल बरूनी। अल बरूनी कहता है विक्रमशिला, नालंदा, कश्मीर, बनारस, उदयपुर आदि भारत के महान शिक्षा के केंद्र थे। अल बरूनी हिंदुओं के रामनवमी व शिवरात्रि नामक त्योहारों का भी क्या करता है? वर्णन करता है। और सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म है, ये किसको बताता है? वैष्णव धर्म बताता है। अल बरूनी के अनुसार
महमूद गजनवी की सेना के अंदर कौन थे? कन्नड़ सैनिक थे, यानी हिंदू सैनिक थे। एक ऊसरी था इसका दरबारी, जो महान शिक्षक और राजकवि था। बताया जाता है कि ऊसरी का मुंह 3 बार मोतियों से भरा था। किसने? महमूद गजनवी ने। मोतियों से भरने से मतलब है इसको अकूत क्या दिया था? धन दिया था, इनकी कविताओं से और इनकी सेवा से खुश होकर के। तो ये ध्यान में रखना है, ऊसरी के बारे में ये प्रमुख बात है। आगे देखिए, आगे अपन देखेंगे और क्या क्या बातें रही हैं गजनवी के बारे में। तो देखिए साहब, गजनवी उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में इसने सिक्के जारी किए, सिक्के चलाए और इनके ऊपर अरबी व कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि लिखवाई। और ये जो थे ये द्विभाषीय सिक्के थे। महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में अपनी सेना में लिया और इसके 2 हिंदू अधिकारी थे, सेवंद राम या सेवंद राय व तिलक थे। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के विरुद्ध चंदेल शासक जिसका नाम है विद्याधर ने क्या बनाया था? राजाओं का एक संघ बनाया था। नेक्स्ट देखिए, महमूद के आक्रमण का क्या निकला? स्थायी परिणाम क्या निकला? पंजाब पर तुर्कों का अधिकार हो गया। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक ये था खुसरौ मलिक। कौन था? खुसरौ मलिक था। नेक्स्ट है इरफान हबीब। क्या कहता है इरफान हबीब? महमूद के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था, न कि इस्लाम का प्रसार। ये किसका कथन है? महमूद हबीब का कथन है। ये बात कर रहे थे अपन गजनवी के बारे में। गजनवी ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिक्के चलाए और ये जो सिक्के हैं ये अरबी व कश्मीर के अंदर इसके अंदर इस सिक्कों के ऊपर अरबी और कश्मीरी लिपि लिखी होती थी। इस लिपि को शारदा लिपि कहते हैं, यानी ये द्विभाषीय सिक्के थे। क्या थे? द्विभाषीय सिक्के थे। महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी था मसूद। इसने और गजनवी ने भी स्वयं हिंदुओं को अपनी सेना में भर्ती किया और इसके मसूद के जो प्रमुख हिंदू अधिकारी थे, एक तो सेवन राय, एक था तिलक। गजनवी के विरुद्ध चंदेल शासक ने क्या बनाया था? एक संघ बनाया था जिसका नाम विद्याधर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गजनवी के आक्रमण से स्थायी परिणाम क्या निकला? पंजाब के ऊपर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया।
पर गजनवी वंश का अंतिम जो शासक था ये कौन था? खुसरो मलिक। इरफान हबीब का कथन है कि महमूद के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था, न कि क्या था? इस्लाम का प्रसार। इस्लाम का प्रचार। तो ये प्रमुख बातें थी किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बाद में जो आपकी जो चर्चा होगी वो किसके बारे में होगी? मोहम्मद गोरी के बारे में होगी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए भी मोहम्मद गोरी के बारे में प्रमुख बातें। अब गोरी की बात कर लें। देखिए साहब, मोहम्मद गोरी के बारे में प्रमुख बातें देखिए। इसकी बातें कर चुके अपन, अब बात करेंगे मोहम्मद गोरी की। देखिए इसका जो साम्राज्य था, मोहम्मद गोरी का साम्राज्य यह है उत्तर पश्चिम अफगान था, जो गजनी के अधीन था। किसके अधीन था? गजनी के अधीन था, जिसे गौर प्रदेश कहते थे। यहाँ पर जो वंश था, वंश का नाम है ससबनी। ससबनी वंश था। 1155 में गौर प्रदेश के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और गजनी को जला दिया। इसी कारण इसको जहां सोच कहा जाता है, विश्व को जलाने वाला। नेक्स्ट है शिहाबुद्दीन। इसके बाद शिहाबुद्दीन या मोहम्मद गोरी है। यह है 1173 में कहाँ का शासक बनता है? गजनी का शासक है, यह बनता है। मोहम्मद गोरी 1173 में गजनी का क्या बन जाता है साहब? शासक बन जाता है। प्रमुख अभियान देखें इसके। प्रमुख अभियान, गजनी के प्रमुख अभियान। प्रथम आक्रमण है इसका 1175 के अंदर मुल्तान पर होता है, करमाथी जाति पर जो सिया मुसलमान थे। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करता है, तो कौन से दर्रे से करता है? गोमल दर्रा पार करके भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 1178 में गोरी ने किस पर आक्रमण किया? गुजरात पर आक्रमण किया। और अब एक युद्ध होगा, आबू का युद्ध। और आबू का युद्ध 1178 में होता है। किन किन के मध्य? मोहम्मद गोरी वर्सेज गुजरात का चालुक्य शासक था मूलराजदित्य, इसके मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है? मूलराजदित्य की। और गोरी भारत में पहली बार हार जाता है। हार का स्वाद चखा पहली बार इसने। 1186 में गोरी है, इसने गोरी ने पंजाब में गजनी वंश का अंतिम शासक होता है खुसरो शाह पर क्या किया? आक्रमण किया और इस खुसरो शाह को मार देता है और पंजाब पर अधिकार कर लेता है। 1188 में गोरी ने बठिंडा के दुर्ग तबर हिंद के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। और साहब ये तबर हिंद है, यह किसके शासनकाल में था? पृथ्वीराज चौहान। ये तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय।
इसके अधिकार क्षेत्र में था। तो इन दोनों के मध्य जो युद्ध होंगे इतिहास में, ये किस नाम से जाने जाएंगे? तराइन के नाम से जाने जाएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। देखे साहब, इसके अपन बात कर रहे हैं मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं। गौर जो साम्राज्य था यह उत्तर पश्चिमी अफगान में था और किसके अधीन था? पहले गजनी के अधीन था। गौर साम्राज्य, जहां का कौन रहने वाला था? मोहम्मद गोरी रहने वाला था। मोहम्मद गोरी है, इसका वंश कौन सा था? शशबनी वंश था। जैसे गजनवी का वंश यमिनी था वैसे। 1155 में गौर प्रदेश का अलाउद्दीन हुसैन है, इसने गजनी के ऊपर आक्रमण किया और गजनी को जला करके नष्ट कर दिया। इसलिए अलाउद्दीन हुसैन का नाम जहांसोज है। जहांसोज का अर्थ होता है दुनिया को जलाने वाला। शिहाबुद्दीन या मोहम्मद गोरी है, ये 1173 के अंदर गजनी का क्या बनता है? शासक बनता है। यानी मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन था और 1173 में क्या बनता है? शासक बनता है गजनी का। अब गजन इसके अभियान है मोहम्मद गोरी के। पहला अभियान 1175 में किस पर करता है? मुल्तान पर करता है। और मुल्तान पर कौन सी जाति थी? करमाथी जाति, जो शिया धर्म को मानने वाली थी। अब करें भारत के ऊपर आक्रमण है, यह गोरी ने गोम्बल दर्रा है ये पार करके किया। 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात पर जब आक्रमण करता है तो एक युद्ध होता है अबू सिरोही के पास में। 1178 में किन किन के मध्य? मोहम्मद गोरी और गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है? मूलराज द्वितीय की। और भारत में पहली बार गोरी की क्या होती है? हार होती है। 1186 में पंजाब के गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह पर आक्रमण करता है और इसको हरा देता है। और गोरी का किस पर अधिकार हो गया? पंजाब पर अधिकार हो गया। 1178 में बठिंडा के दुर्ग तबर हिंद पर अधिकार कर लेता है, आक्रमण करता है। और ये तबर हिंद है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में था? पृथ्वीराज तृतीय, जो अजमेर और दिल्ली का इसका शासन था, दिल्ली पर और अजमेर के ऊपर। तो अब युद्ध होना दोनों के मध्य अनिवार्य हो गया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य जो युद्ध हुए, दो युद्ध हुए, जिन्हें तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिए, अब पढ़ेंगे अपन तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध देखे साहब, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 कब हुआ? 1191। तराइन है कहाँ? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। अब देखिए युद्ध किन किन के मध्य होता है? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, जिसमें किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज चौहान की। इसमें इसका जो सेनापति होता है, सेनापति वो कौन होता है? खांडे राव। खांडे राव सेनापति होता है। अब तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध वही होता है गोरी और चौहान के मध्य। गोरी वर्सेज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है, जिसमें किसकी विजय होती है? मोहम्मद गोरी की विजय होती है। और इसमें सेनापति खांडे राव है, यह युद्ध के अंदर मारा जाता है। और चौहान की पत्नी, जिनका नाम था अच्छन कुमारी है, ये चौहान की सहायता के लिए आती है और यहाँ पर युद्ध भूमि में ही मारी जाती है। नेक्स्ट देखिए, इस युद्ध के अंदर मेवाड़ का शासक है जिसका नाम है सामंत सिंह। यह किसकी मदद करता है? चौहान की मदद करता है। अब देखिए इस युद्ध के स्रोत देखें अपन, कौन कौन से स्रोत हैं इस युद्ध के इतिहास में? इंपोर्टेंट युद्धों में गिना जाता है ये। एक तो है तबकात ए
नासिरी का लेखक है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, सिराज लिख देता हूं नाम में। इसके अनुसार पृथ्वीराज है या चौहान है, चौहान है, यह सिरसा हरियाणा में मारा गया। सिरसा हरियाणा में इसकी मौत हो गई युद्ध स्थल पे। नेक्स्ट है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर पुस्तक का रचयिता है हसन निजामी। हसन निजामी क्या कहता है? चौहान ने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा है पृथ्वीराज रासो, जिसका लेखक है चंद्र बरदाई, और इसके अनुसार गोरी है यह बंदी बनाकर चौहान को कहां ले गया? काबुल ले गया। बंदी बनाकर कहां ले जाता है? काबुल ले जाता है। और पृथ्वीराज रासो को पूर्ण जो किया था, ये किया किसने किया था? इसका बेटा है जिलहन, इसने पूर्ण किया था। नेक्स्ट देखिए प्रभाव, देखिए प्रभाव क्या क्या रहे, प्रभावों की अपन चर्चा करें तो भारत में इस्लाम, इस्लाम धर्म की क्या हो गई? स्थापना हो गई। दूसरा अपन बात करें उत्तर भारत में, उत्तर भारत के अंदर राजपूत काल का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ? उदय हुआ। राजपूत काल का तो क्या होगा? अंत हो गया, दिल्ली सल्तनत का उदय हो गया। तीसरे नंबर पे देखिए गोरी ने कुछ सिक्के हैं ये चलाए। इसके एक तरफ तो कलमा खुदा था और दूसरी ओर लक्ष्मी, लक्ष्मी की क्या थी? तस्वीर थी। और इनका एक नाम है देहलीवाल, देहलीवाल सिक्के, इंपॉर्टेंट नाम है सभी। नेक्स्ट अपन बात करें सर्वप्रथम एकता प्रथा है, एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, आगे बात करेंगे। इसके बाद में तो देखिए एक चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध 1194 में होता है और ये कन्नौज का जयचंद व गोरी के मध्य होता है, जिसमें गोरी की विजय होती है। 1206 के अंदर सिंधु नदी के पास जो दमयक नामक स्थान है, दमयक नामक स्थान है, यहाँ पर शाम की नमाज पढ़ते समय खोखर जाति के द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। ये देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन है कहाँ? हरियाणा के करनाल में। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। इसमें सेनापति कौन था? चौहान का खांडेराव। खांडेराव जो है यह गोरी के ऊपर इतना भयंकर प्रहार करता है कि गोरी है ये बुरी तरह घायल हो जाता है और गोरी के जो सैनिक होते हैं इसको सकुशल ले जाते हैं। तो यहाँ से ये गजनी लौट जाता है। अब तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 के अंदर गोरी और चौहान के मध्य। इसमें विजय किसकी होती है? गोरी की होती है। इसमें खांडेराव इसका सेनापति मारा जाता है और इसकी पत्नी होती है चौहान की पत्नी, जिसका नाम अच्छन कुमारी है। ये अच्छन कुमारी है, यह युद्ध में सहायता के लिए चौहान को सहायता पहुंचाने के लिए जाती है, लेकिन युद्ध स्थल में ही मारी जाती है। मेवाड़ का शासक होता सामंत सिंह। सामंत सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध के अंदर सहायता करी थी। नेक्स्ट अपन बात करें इस युद्ध के कुछ स्रोत हैं, वो स्रोतों की चर्चा करें अपन। तबकात नासिरी का लेखक है मिनहाज उस सिराज। ये कहता है कि चौहान है यह सिरसा के अंदर मारा गया था। अब है ताज उल मासिर, जिसका लेखक है हसन निजामी। हसन निजामी कहता है
कि चौहान ने गोरी की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी हुई है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का मित्र भी था। इसके द्वारा चंद्रबरदाई के द्वारा गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाया और कहां ले गया, काबुल ले गया। इस पृथ्वीराज रासो को जो पूर्ण किया था वो चंद्रबरदाई का बेटा है जिलहन, इसने क्या किया था, पूर्ण किया था। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार काबुल ले जाया गया किसको, पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान है को कैद कर दिया गया था गोरी के द्वारा। और कभी भी गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान है ये आंखें झुकाकर बात नहीं की, इसने आंखों में आंखें मिलाकर बात की, और इसी रुष्टता के कारण पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा दी गई गोरी के द्वारा। अब यहाँ पर जो चंद्रबरदाई है ये इस काबुल जाता है, और काबुल जाकर के और अपने मित्र से मिलता है, और इसकी दोनों योजना बनाते हैं किसको मारने की, गोरी को मारने की। और यहाँ पर एक दरबार सजाया जाता है, और पृथ्वीराज चौहान है ये सब विधि बाण चलाने में निपुण थे, और एक जलसा लगाया जाता है जिसमें कलाकारी दिखा रहे होते हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान, कि वो सब विधि बाण चला सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो चंद्रबरदाई है यह जो तख्त पर बैठा हुआ था गोरी, इसकी दूरी बताते हैं एक दोहे के माध्यम से, और फिर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है बाण से किसको मार देते हैं, गोरी को मार देते हैं। तो ये कुछ कहानी है इसके अंदर पृथ्वीराज रासो के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और काबुल के अंदर ही किसकी समाधि बनी हुई है, पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी कहाँ पर बनी हुई है, काबुल में बनी हुई है। देखिए प्रभाव देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रभाव क्या रहे इस आक्रमण के। सबसे प्रमुख प्रभाव तो ये रहा कि इस्लाम धर्म का पूर्णतः भारत के अंदर क्या होगी, स्थापना, इस्लाम धर्म की स्थापना होगी। उत्तर भारत के अंदर राजपूत काल का अंत हो गया, और दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, उदय हुआ। गोरी ने सिक्के चलाए, जिसके एक तरफ कलमा खुदा था, दूसरी तरफ लक्ष्मी की तस्वीर थी। इन सिक्कों को देलीवाल सिक्का कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोरी ने सर्वप्रथम भारत के अंदर एकता प्रथा है ये चलाई। एकता प्रथा का वास्तविक संस्थापक है ये है इल्तुतमिश। एकता प्रथा है ये भूमि से संबंधित होती है, आगे पढ़ेंगे। चंदावर का युद्ध होता है 1194 के अंदर कन्नौज के जयचंद व गोरी के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है, मोहम्मद गोरी की, और जयचंद है ये हार जाता है और मौत को प्राप्त होता है। 1206 के अंदर सिंधु नदी के पास में दमयक नामक स्थान है, यहाँ पर शाम की नमाज पढ़ रहा था कौन, मोहम्मद गोरी, और खोखर जाति के लोगों द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ये बात थी किसकी, मोहम्मद गोरी के संदर्भ में। अब मोहम्मद गोरी का जो साम्राज्य था भारत के अंदर, इस साम्राज्य का प्रमुख जो सूबेदार है या गवर्नर है ये किसको बनाया जाता है, ये बनाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक है ये किसका दास था, मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी है इसकी मृत्यु संतानहीनता में हो जाती है, किसी भी प्रकार की इसको कोई संतान नहीं थी, और इसका जो उत्तराधिकारी जो इसके बनते हैं वो इसके गुलाम बनते हैं। इनके गुलाम में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यल्दोज और बख्तियार खिलजी, ये प्रमुख इसके 4 गुलाम थे। इनकी अपन बात आने वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद मित्रों।